नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल्स 29 अप्रैल 2022। देखिए, आज दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगा मुझे। एक रीविजिटिंग डेथ पेनाल्टी जूरिस्प्रूडेंस रिटन बाई कालीश्वरम राज। कालीश्वरम राज साहब सुप्रीम कोर्ट लॉयर है। ये आर्टिकल बेसिकली डेथ पेनाल्टी से रिगार्डिंग है। बेसिकली डेथ पेनाल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्होंने बताया है। दूसरा दोस्तों, ये मिड टर्म शेलाकिंग और मोर फॉर द डेमोक्रेट्स, ये आर्टिकल लिखा है श्रीधर कृष्णस्वामी साहब ने। ये बेसिकली अमेरिकाज में जो मिड टर्म इलेक्शंस आने वाला है उसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहला आर्टिकल रीविजिटिंग डेथ पेनाल्टी जूरिस्प्रूडेंस। ये आर्टिकल लिखा है कालीश्वरम राज साहब ने, जो एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर है। ये आर्टिकल बेसिकली डेथ पेनाल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग है। ऑथर ऑफ द आर्टिकल इसके लिए अलग अलग केसेस का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी के रिगार्डिंग अलग अलग जजमेंट्स दिए हैं। ये आर्टिकल शुरू होता है एक केस से, इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये केस के बारे में आपने शायद सुना होगा। ये बेसिकली एक रेप केस है या फिर पोक्सो केस आप बोल सकते हो, जिसमें इरफान नामक एक व्यक्ति ने एक छोटी सी लड़की का रेप किया था, जिसके लिए इरफान को डेथ पेनाल्टी सुनाया ट्रायल कोर्ट ने। और ये केस अपील के साथ पहुंच गया हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बैठा लेड बाय जस्टिस यूयू ललित। अब ललित साहब का कहना यह है टू एग्जामिन द रूटीन एंड अब्रप्ट वे इन विच ट्रायल जजेस ऑफन इम्पोज डेथ पेनाल्टी ऑन कन्विक्ट्स। देखिए, ललित साहब का कहना यह है दोस्तों कि ट्रायल कोर्ट के जो जजेस हैं, इस तरह का जो भी केसेस उनके सामने आता है, रेप का हो या फिर कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डर का हो, मैक्सिमम केसेस में वो डेथ पेनाल्टी सुनाते हैं। और मैक्सिमम केसेस में उसके लिए अपील भी जाता है हाई कोर्ट में, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। तो ललित साहब ये कह रहे दोस्तों, जिस तरीके से ट्रायल जजेस अपने फैसला सुनाते हैं ना, बेसिकली जिस तरीके से ट्रायल जजेस मैक्सिमम केस में डेथ पेनाल्टी सुनाते हैं, उसको री एग्जामिन करने की जरूरत है। उनको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर एक केस में आप डेथ पेनाल्टी सुनाओ। आपको एक कन्विक्ट सेंट्रिक अप्रोच रखना पड़ेगा, सो दैट द इम्पोजिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट बिकम्स रेयरर, फेयरर एंड प्रिंसिपल। तो बेसिकली ललित साहब डेथ पेनाल्टी के अगेंस्ट है। उनका कहना यह है, ट्रायल कोर्ट के जजेस से आप केस को क्रिटिकली एग्जामिन करो और ये देखो कि वो कांड करने का रीजन क्या था, और कोई इश्यूज है वो कन्विक्ट का जिस वजह से उसने वो कांड किया। तो ये सब देखना पड़ेगा। बेसिकली आपको कन्विक्ट की पर्सपेक्टिव से सब कुछ देखना पड़ेगा, तब हो भी सकता है आप डेथ पेनाल्टी के अलावा कुछ पनिशमेंट सुना दे। तो वो ये चाहता है इंपोजिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट रेयरर हो, फेयरर हो एंड प्रिंसिपल हो। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, एन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच दैट एग्जामिन्स द सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल एंड जेनेटिक कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूटेड द ऑफेंडर रादर देन ऑफेंस वुड गो ए लॉन्ग वे इन एवॉल्विंग जस्ट एंड जुडिशियस सेंटेंसिंग पॉलिसी। मतलब देखिए, एक कन्विक्ट का सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, जेनेटिक कंपोनेंट्स तक चेक करना पड़ेगा। मतलब वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इमोशनल स्टेटस क्या है, वो सब देखने के बाद आपको डेथ पेनाल्टी सुनाना चाहिए। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा, वो एक कन्विक्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके वो कांड किया, वो कांड करने का कई सारे रीजंस हो सकता है। उस रीजंस में इस तरह का सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल, जेनेटिक कंपोनेंट्स भी आ सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, ए वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच व्हाइल कंसिडरिंग मिटिगेटिंग फैक्टर्स ड्यूरिंग सेंटेंसिंग शुड एंड। देखिए, कोई भी कोर्ट को एक वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच नहीं रखना चाहिए। मतलब कोई केस उनके सामने आया, एक रेप केस है या फिर ब्रूटल मर्डर केस है, सुनते ही वो डेथ पेनाल्टी सुनाया, ऐसा नहीं। आपको केस टू केस देखना पड़ेगा। कन्विक्ट का कंडीशन क्या है, कन्विक्ट के पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा एक एक केस के बारे में। एंड द बेंच इंडिकेटेड द नीड फॉर मिटिगेशन एक्सपर्ट्स टू असिस्ट ट्रायल कोर्ट्स इन रीचिंग ए करेक्ट कंक्लूजन ऑन वेदर वन शुड बी सेंट टू गैलोस और नॉट। तो देखिए, इसमें मिटिगेशन एक्सपर्ट्स की बात किया जा रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का बेंच ने यह बोला है, इस तरह का केसेस जब भी ट्रायल कोर्ट्स के सामने आते हैं तो आपको मिटिगेशन एक्सपर्ट्स का हेल्प लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि उनको डेथ पेनाल्टी सुनाना है या नहीं सुनाना है। अब आप पूछोगे मिटिगेशन एक्सपर्ट्स क्या होता है। सो व्हाट डज ए मिटिगेशन स्पेशलिस्ट डू? ही और शी प्लेस ए क्रूशियल रोल फॉर द लीगल डिफेंस टीम इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग कैपिटल केसेस। कैपिटल केसेस यानी डेथ पेनाल्टी केसेस में मिटिगेशन स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, डिफेंस टीम को हेल्प करते हैं ताकि डेथ पेनाल्टी को अवॉइड करें। इसके लिए वो क्या क्या करेगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे केस के बारे में, इन्वेस्टिगेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो केस को इंपैक्ट कर सकता है, एक एक केस का प्रोफेशनल एनालिसिस करेंगे, की एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे ताकि कैसे भी करके डेथ पेनाल्टी को अवॉइड करें। ठीक है, तो वो एक डिटेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ द डिफेंडेंट भी प्रोवाइड करेंगे कोर्ट के लिए। क्या मतलब,
कन्विक्ट का जो हिस्ट्री है, उनका सोशियो इकोनॉमिक इमोशनल जो भी कंडीशन है जिस वजह से उसने वो कांड किया होगा, मतलब एक कन्विक्ट वो कांड करने के लिए क्या क्या सिचुएशन से गुजरा होगा, ये सब कुछ वो कोर्ट के लिए प्रोवाइड करेंगे ताकि कैसे भी करके डेथ पेनाल्टी को अवॉइड करें। तो ललित साहब ने भी यही बोला ना दोस्तों कि ट्रायल कोर्ट्स को मिटिगेशन एक्सपर्ट्स का हेल्प लेना चाहिए बिफोर मेकिंग ए कंक्लूजन। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ रीसेंट वर्डिक्ट्स को देखोगे डेथ पेनाल्टी से रिगार्डिंग, तो आपको यह पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट ने काफी केसेस में डेथ पेनाल्टी को कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, लोचन श्रीवास वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन 2021, भागचंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन 2021। इन दोनों केसेस में लोअर कोर्ट्स ने कन्विक्ट को डेथ पेनाल्टी सुनाया हुआ था, पर जब अपील पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने का कारण क्या है? उन्होंने काफी और फैक्टर्स भी देखा कन्विक्ट का, लाइक कन्विक्ट का सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, हेरिडिटी, पेरेंटिंग, सोशलाइजेशन, एजुकेशन, ये सब क्या है, कैसा है, ये सब देखा। मतलब देखिए एक एक कन्विक्ट का पूरा बैकग्राउंड उन्होंने चेक किया। वो ये कांड करने का रीजन केवल एक नहीं हो सकता, अलग अलग रीजन हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इन डेथ पेनाल्टी केसेस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल दिया। वैसे दोस्तों सेक्शन 354 क्लॉज 3 इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनाल्टी सुनाते वक्त जज को स्पेशल रीजंस भी मेंशन करना पड़ेगा। एंड इट वाज इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 दैट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सजेस्टेड ए ह्यूमेन एंड रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क इन द मैटर। अब एक इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी एक मर्डर केस था। बच्चन सिंह 3 लोगों का मर्डर किया था, ब्रूटल मर्डर किया था, और लोअर कोर्ट्स ने इन्हें डेथ पेनाल्टी दिया था। और एज यूजुअल ये केस भी पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट ने भले इनका डेथ पेनाल्टी को अपहेल्ड किया, इनको फांसी में चढ़ाया था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया डेथ पेनाल्टी सुनाते वक्त जजेस को और भी फैक्टर्स देखना पड़ेगा, एक ह्यूमेन एंड रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इधर बोला, काफी और फैक्टर्स भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तब तक क्या होता था कि कोर्ट्स क्या करते थे? इंटेंसिटी ऑफ क्राइम देखते थे, क्राइम की इंटेंसिटी के हिसाब से वो डेथ पेनाल्टी सुनाता था। पर 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जजमेंट के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह सजेस्ट किया कि डेथ पेनाल्टी केसेस में ह्यूमेन एंड रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क रखना चाहिए, मतलब और भी फैक्टर्स तो देखना पड़ेगा। वैसे दोस्तों कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 354 क्लॉज 3 के हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनाल्टी सुनाते वक्त जज को स्पेशल रीजंस मेंशन करना चाहिए। मतलब डेथ पेनाल्टी ही क्यों सुना रहा है, इसके लिए स्पेशल रीजंस क्या है, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों होता क्या है, क्राइम की इंटेंसिटी देखने के बाद जज ये डिसाइड करता है उन्हें डेथ पेनाल्टी देना है या और कोई पनिशमेंट देना है। अगर एक कन्विक्ट ने एकदम हीनियस ऑफेंसेस किया है तो भी उसी बात है उन्हें डेथ पेनाल्टी सुनाया जाएगा, है कि नहीं? तो ये स्पेशल रीजंस क्या है, ये हमेशा जज को मेंशन करना पड़ेगा डेथ पेनाल्टी इंपोज करने से पहले। नाउ 1980 में 1980 में केस हुआ था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उस टाइम का एक सेंसेशनल केस था ये। बच्चन सिंह करके एक आदमी ने 3 लोगों का ब्रूटल मर्डर किया था और एज यूजुअल लोअर कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी सुनाया और ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। और डिमांड ये था कि ये जो डेथ पेनाल्टी है ना उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे कंट्रीज में डेथ पेनाल्टी को बैन किया, बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो इंडिया में भी इस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए और बच्चन सिंह को लाइफ इंप्रिजनमेंट देना चाहिए, यही डिमांड था, यही प्ली आया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो प्ली था उसे कैंसिल किया, बेसिकली डिसमिस किया, बोला ऐसा नहीं हो सकता, और बच्चन सिंह को फांसी की सजा भी दिया, वो अलग बात है। पर सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ में एक सजेशन दिया दैट ए ह्यूमेन एंड रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क इन द मैटर। मतलब देखिए कोई भी डेथ पेनाल्टी का अपील आपके सामने आते हो, आपको केवल क्राइम के बारे में सोचना नहीं है, आपको कन्विक्ट के बारे में भी सोचना है, कन्विक्ट का बैकग्राउंड क्या है सोचना पड़ेगा। इसके लिए ह्यूमेन एंड रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क होनी चाहिए। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला था, तब तक क्या होता था, केवल क्राइम की इंटेंसिटी देखा जाता था। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से ये शुरू हुआ था कि डेथ पेनाल्टी सुनाने से पहले वो और भी फैक्टर्स को देखना शुरू किया। बट देखिए दोस्तों, ये जो बच्चन सिंह प्रिंसिपल है ना, इसे फॉलो नहीं किया गया। वैसे 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया था, एक ह्यूमेन अप्रोच रखना चाहिए डेथ पेनाल्टी की तरफ। पर इसके बाद 1995 में जब रिविजी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान करके एक डेथ पेनाल्टी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला
इट इज द नेचर ऑफ द क्राइम नॉट द क्रिमिनल विच इज रेलेवेंट फॉर डिसाइडिंग द पनिशमेंट। मतलब देखिए बच्चन सिंह ने उन्होंने बोला कॉन्विक्ट के बारे में सोचना चाहिए, ह्यूमेन एंड रिफॉर्मिस्ट फ्रेमवर्क चाहिए, पर 1995 में रेवजी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में इन्होंने क्या बोला, इट इज द नेचर ऑफ क्राइम, केवल आप क्राइम के बारे में सोचो, कॉन्विक्ट के बारे में नहीं। अगर क्राइम हीनियस है तो उन्हें आप डेथ पेनाल्टी दे सकते हो। एंड दिस इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू व्हाट वाज लेड ऑन इन बच्चन सिंह, है कि नहीं? क्योंकि बच्चन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ सजेशन दिए थे और 95 में मतलब ठीक 15 साल बाद उन्होंने बोला केवल क्राइम के बारे में सोचो, कन्विक्ट के बारे में नहीं। और एक केस था 1983 का, मतलब 3 साल बाद, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कोर्ट ने क्या बोला, इनएडिक्वेसी ऑफ अदर पनिशमेंट्स कुड जस्टिफाई द डेथ पेनाल्टी। मतलब देखिए एक कन्विक्ट ने कुछ हीनियस क्राइम किया, उसके लिए ठीक सा कोई पनिशमेंट अगर इंडियन पीनल कोड में अवेलेबल नहीं है तभी आप डेथ पेनाल्टी दे सकते हो, ऐसे कह दिया। ये भी बच्चन सिंह का जो प्रिंसिपल था उसके अगेंस्ट ही था ना, मतलब इसमें भी कन्विक्ट के बारे में सोच नहीं रहा। और भी कई सारे केसेस हुआ था दोस्तों जिसमें बच्चन सिंह डॉक्ट्रिन को कंप्लीटली इग्नोर किया था, लाइक संतोष कुमार सतीश भूषण बेरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 में, राजेश कुमार वर्सेस स्टेट 2011 में। और एक आर्टिकल आया था द हिंदू में 2012 में, एक केस अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी। इस पर 13 कन्विक्ट्स के बारे में बताया है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी दिया है बच्चन सिंह फिलोसफी को कंप्लीटली इग्नोर करके। तो ऑथर क्या कह रहा है, ये सारे जो एरर्स हुआ है, मतलब बच्चन सिंह डॉक्ट्रिन को कंप्लीटली इग्नोर करने का जो एरर हुआ है जुडिशरी की तरफ से, ये मन में रख के कोर्ट को इरफान केस का जजमेंट देना पड़ेगा। एंड इन द प्रोसेस इट मे नीड टू कंसिडर कॉन्क्रीट गाइडलाइंस फॉर सच पॉलिसी। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई प्लान है कि कोई भी डेथ पेनाल्टी केसेस में कन्विक्ट के बारे में सोचने का, कन्विक्ट के बैकग्राउंड के बारे में सोचने का, तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस की जरूरत है। केवल एक केस में या फिर 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सजेस्ट किया, ये बोल के आप अब नहीं रह सकते क्योंकि उस डॉक्ट्रिन को फॉलो नहीं किया गया था। अगर ऐसा कोई प्लान है सुप्रीम कोर्ट का, इसके लिए कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस की जरूरत है, ये कह रहा है ऑथर। नाउ ओवर यूज एंड मिस यूज, इधर क्या बता रहा है, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला केस पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट, ये बात आपको पता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिक्वेस्ट रखा गया था बाय द डिफेंस ऑफ बच्चन सिंह कि हमारे इंडियन पीनल कोड में से डेथ पेनाल्टी वाला जो प्रोविजन है ना, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो या फिर उस प्रोविजन को पूरा स्ट्राइक डाउन ही कर दो। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसा किया? नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कुछ सजेशन दिया कि डेथ पेनाल्टी वाला केसेस जब इंपोज करते हैं तब जजेस को और भी फैक्टर्स देखना चाहिए, लाइक बैकग्राउंड ऑफ कन्विक्ट, सर्कमस्टेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक, इमोशनल एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन नहीं किया या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि देखिए दोस्तों कोई भी प्रोविजन को इस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से और भी प्रॉब्लम हो सकता है। किसी भी चीज़ का पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स होता है, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स कम है, तो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही मेंटेन करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि अगर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे कंप्लीटली तो लोग उसका गलत फायदा उठाना शुरू करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक बैलेंसिंग अप्रोच रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कई सारे अपने रूलिंग के थ्रू, जजमेंट के थ्रू, सजेशंस के थ्रू कई सारे हार्श पीनल कोड प्रोविजंस को डाइल्यूट करने की कोशिश किया है, पर हुआ यह है दोस्तों, स्टेट जो है उसे मिसयूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी प्रोविजन को कंप्लीटली स्ट्राइक डाउन करेंगे तब तो काम खत्म है, पर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसके जगह में कुछ सजेशंस देगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्शंस है ना, उसका मिसयूज होता है स्टेट पुलिस की तरफ से जो लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 वाला केस, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये सेडिशन से रिलेटेड है। आपको पता है हमारे देश में कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, सेलिब्रिटीज का अरेस्ट हुआ है सेक्शन 124A के अंडर। मतलब उनके स्पीच से पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो सकता है या फिर इंटरनल हार्मनी डिसरप्ट हो सकता है, ये सब बोल के कई सारे अरेस्ट हुआ है देश में, और कई सारे अरेस्ट हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी रहते हैं, ये बात आपको पता है। इसलिए सेक्शन 124A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए करके सुप्रीम कोर्ट के सामने केस पहुंचा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि सेक्शन 124A का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है कि नहीं। कंप्लीटली उसे अगर स्ट्राइक डाउन करेंगे तो और प्रॉब्लम हो सकता है, लोग उसका गलत फायदा उठाना शुरू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124A के बारे में क्या बोला है, इट कुड बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन देयर इज एन इंसेटमेंट टू वायलेंस। जब भी आपको लगे वायलेंस इंसेट हो सकता है तब जाके आप सेक्शन 124A को इन्वोक करके किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में होता क्या है, हमारे देश में सारे अरेस्ट जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं। अब वायलेंस कब इंसेट होगा नहीं होगा ये कौन बताएगा?
तो हमेशा स्टेट पुलिस जो है इस लॉ का मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, यही इधर बोला जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब सीरियसली कंसिडर कर रहा है केदारनाथ सिंह केस को रीविजिट करने के लिए। तो ऑथर इधर क्या बता रहा है, द पॉइंट हाउएवर इज दैट गोइंग बाय द इंडियन एक्सपीरियंस इट मे नॉट बी एनफ टू प्रोवाइड क्लैरिटी। मतलब देखिए, बच्चन सिंह डॉक्ट्रिन करके सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था, वही डॉक्ट्रिन फॉलो नहीं किया गया था अलग अलग केसेस में, तो वो एक एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा केदारनाथ सिंह वाला एक्सपीरियंस मैंने आपको बोला। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस तरह सजेशंस देने से कुछ काम नहीं चलेगा, क्लैरिटी देना पड़ेगा। मतलब देखिए, प्रॉपर तरीके से ये बोलना पड़ेगा डेथ पेनाल्टी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, तब जाके कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। नाउ द पुअर आर मोस्ट अफेक्टेड। देखिए ऑथर इधर क्या बता रहा है, इंडिया में क्या होता है, गरीब लोगों का ज्यादा कन्विक्शन होता है अमीर लोगों से। The numbers of the uneducated and illiterate sentenced to death outweigh those who are educated and literate। जितने लोगों का डेथ सेंटेंस अभी तक हुआ है ना, उसमें मैक्सिमम अनएजुकेटेड है एंड इलिटरेट है। और एक एग्जाम्पल इधर बता रहा है दोस्तों, यूएस सुप्रीम कोर्ट में एक केस का, विलियम वर्सेस टेलर 2000। इस केस के दौरान यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियरली बोला, the failure of the defense lawyer in highlighting the mitigating factors that could lead to avoidance of the capital punishment makes the legal assistance ineffective। मतलब देखिए, एक कन्विक्ट को डेथ पेनाल्टी दिया गया था, जब वो केस यूएस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कन्विक्ट के लिए जो डिफेंस लॉयर अपीयर हुआ ना, वो ठीक तरीके से कन्विक्ट का जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स है वो प्रेजेंट नहीं कर पाया। मिटिगेटिंग फैक्टर मतलब आप समझ रहे हो ना, उन्हें डेथ पेनाल्टी क्यों नहीं देना चाहिए, उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स तो बोलना पड़ेगा, वो ठीक से डिफेंस लॉयर बोल नहीं पाया, उस वजह से उसका डेथ सेंटेंस हुआ। यही होता है इंडिया में भी। इन इंडिया द लीगल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द पुअर फेसिंग सीरियस चार्जेस इज फार फ्रॉम सैटिस्फैक्टरी। गरीब लोगों को जो लीगल असिस्टेंस मिलता है ना, वो सैटिस्फैक्टरी से भी काफी नीचे है। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए मान लीजिए कोई गरीब कन्विक्ट को डेथ पेनाल्टी मिला है लोअर कोर्ट से, जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे तो कोई भी एक डिफेंस लॉयर अपीयर होना पड़ेगा ना उस कन्विक्ट के लिए। अब वो डिफेंस लॉयर कन्विक्ट का जो प्रॉब्लम्स है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स है, वो ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं करोगे तो जुडिशरी को कैसे कन्विंस कर पाएंगे। तो ये हमारे देश का एक मेजर प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। तो कुल मिला के इधर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, The court in the instant case will have to evolve a legal device for procurement of a comprehensive report dealing with the socio-economic and hereditary backgrounds of the accused from experts in the fields। तो इरफान केस की बात किया जा रहा है। इस केस में इरफान का जो सोशियो इकोनॉमिक एंड हेरिडिटरी बैकग्राउंड्स है वो कोई एक्सपर्ट से पेश कराना पड़ेगा, मतलब ठीक तरीके से प्रेजेंट कराना पड़ेगा कोर्ट के सामने, तब जाके कोर्ट उनका जो डेथ पेनाल्टी है उसे कम्यूट कर सकता है। तो ऑथर ये भी बता रहा है, द कोर्ट मे हैव टू रीविजिट बच्चन सिंह इटसेल्फ इन सो फार एज इट रिफ्यूज टू डिक्लेयर द डेथ पेनाल्टी एज वायलेटिव ऑफ द राइट टू लाइफ envisaged under the आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए दोस्तों, बच्चन सिंह केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तब डिफेंस लॉयर ने यह बोला था अगर उसे आप डेथ पेनाल्टी दोगे तो आर्टिकल 21 को वो वायलेट कर रहा है करके। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ भी है, पर सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे रिफ्यूज किया था और डेथ पेनाल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया था। और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग सजेशंस दिया जो अभी तक काम नहीं किया है ठीक तरीके से। Across the world, 108 nations have abolished death penalty in law and 144 countries have done so in law or practice according to the Amnesty Report 2021। 2021 का Amnesty Report के हिसाब से 108 countries death penalty को completely abolish किया है। 144 countries में ऐसा कोई law in practice है, मतलब डेथ पेनाल्टी मैक्सिमम उधर नहीं होते हैं। तो ऑथर इधर क्या बता रहा है, ये जो इरफान वाला केस है ये एक लार्जर बेंच को देना चाहिए और डेथ पेनाल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है या नहीं उसके बारे में डिसीजन होनी चाहिए। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा इस आर्टिकल का बेसिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अब अगले आर्टिकल पर चलते हैं, ये मिड टर्म शेलाकिंग और मोर फॉर द डेमोक्रेट्स। ये आर्टिकल बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आने वाला मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में दोस्तों। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं है, मिड टर्म इलेक्शंस है। इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट्स में काफ़ी सीट्स में इलेक्शंस होगा। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने स्टेट्स हैं उसमें कम से कम आठों में गवर्नर का इलेक्शन भी होगा। तो यह है मिड टर्म इलेक्शंस। अब ये जो मिड टर्म इलेक्शंस में जो बिडेन का जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है, उसके बारे में एक आर्टिकल है। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देखेंगे अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोगों का एटीट्यूड क्या है डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ। अब दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स का कुछ लोग अब ये सोच रहा है कि करंट प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन 2024 इलेक्शंस के लिए खड़ा होगा या नहीं।
पर अभी सबका कॉन्सेंट्रेशन आने वाला मिड टर्म इलेक्शंस में है जो नवंबर 8 में होगा। And the general perception is that Mr. Biden and the Democrats are going to lose more than just their shirts and heading into a situation where the next 2 years of his tenure will be a lame duck one. Basically, House of Representatives and Senate में काफी सारे सीट्स में इलेक्शन होगा इस मिड टर्म इलेक्शंस में, और एक जनरल परसेप्शन ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है, काफी सारे सीट्स ये लूज कर सकता है। वैसे दोस्तों यूएस का एक ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट ये है, प्रेसिडेंट का पार्टी जो है वो हमेशा मिड टर्म इलेक्शंस लूज करते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे 1932 में जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उनका पार्टी 22 में से 19 सीट्स लूज किए थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एंड 15 आउट ऑफ 22 लूज किए थे सेनेट। वैसे आपको पता ही होगा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जैसे हमारा लोकसभा है राज्यसभा है, उधर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में टोटल 435 सीट्स है और सेनेट में 100 सीट्स है। वैसे दोस्तों आने वाले इलेक्शंस में टोटल 469 सीट्स में इलेक्शंस होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मैंने आपको बोला था 435 सीट्स है, उन सारे में इलेक्शन होगा, और सेनेट में टोटल 50 सीट्स है, उसमें 34 में इलेक्शन होगा। और अभी के हिसाब से सेनेट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल है, मतलब 25-25 है। अगर रिपब्लिकन्स को मेजोरिटी मिल जाता है तो सेनेट का जो कंट्रोल है उनके पास आ जाएगा। अगर दोस्तों जोसेफ बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स वो हार जाती है आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में, तो वो पहला प्रेसिडेंट नहीं होगा जिनकी पार्टी हार रही है। मैंने आपको बोला था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के टाइम से हो रहा है। अगर आप रीसेंट एग्जांपल्स देखोगे 1994 में बिल क्लिंटन की जो पार्टी है वो 54 सीट्स हार गए थे हाउस में, सेनेट में 8 सीट्स। जॉर्ज बुश 2006 में 30 सीट्स लूज किए थे हाउस में, 6 सेनेट में। बाराक ओबामा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 63 सीट्स लूज किए थे और सेनेट में 6। डोनाल्ड ट्रंप तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 39 सीट्स लूज किए थे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनकी मेजोरिटी भी चला गया था। और अगर प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पार्टी जीत जाती है तो इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। 2021 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पर इतना ज्यादा कोई एक प्रभाव नहीं था जोसेफ बाइडेन का, पर अगर मिड टर्म इलेक्शंस में इनकी पार्टी जीत जाती है तो इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, एक एडवांटेज होगा। अब दोस्तों कुछ स्टैटिस्टिक्स चेक करते हैं, मतलब अमेरिकन का क्या एटीट्यूड है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ। देखिए, फर्स्ट द प्रेसिडेंट स्टैंडिंग अमंग यंग अमेरिकन। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ने एक लेटेस्ट पोल कंडक्ट किया था, उसमें से यह पता चला ओनली 41% ऑफ यंग अमेरिकन्स अप्रूव ऑफ मिस्टर बाइडेन्स परफॉर्मेंस। ठीक है, वैसे दोस्तों प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के टाइम पर जो बाइडेन को 69% का सपोर्ट था, अब जाके वो 41% हुआ है। और अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में क्या रेटिंग दिया है यंग अडल्ट्स ने, ओनली 34% सेटिस्फाइड है अभी का जो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है। वैसे दोस्तों मिस्टर बाइडेन स्कोर्स बेटर ऑन हिज हैंडलिंग ऑफ नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड यूक्रेन। तो देखिए, इससे लोग खुश है कि मिस्टर बाइडेन कैसे नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक को हैंडल किया और यूक्रेन इश्यू में कैसा स्टैंड लिया, उससे लोग खुश है ये। सेकेंडली, मिस्टर बाइडेन को माइनॉरिटीज का उतना सपोर्ट आजकल उतना नहीं है जितना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पर था। ऐसा बोला जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 2020 के टाइम पर 90% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी मिस्टर बाइडेन के लिए वोट किए थे, पर 2021 से कुछ कारण से इनका जो सपोर्ट है वो 86% से 76% तक पहुंच गया है। एक बहुत बड़ा कंसर्न। अब दोस्तों बात यह हुआ, मिस्टर जो बाइडेन रिसेंटली 2 लेजिस्लेशन प्रपोज किए थे हाउस में, एक वोटिंग राइट्स के ऊपर, दूसरा बिल्ड बैक बेटर लेजिस्लेशन के ऊपर। अब ये दोनों बिल पास नहीं हो पाया, बेसिकली उतना मेजोरिटी नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, और इसमें ब्लैक कम्युनिटी का काफी वेलफेयर भी हो सकते थे, और इवन डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ मेंबर्स इस बिल के अगेंस्ट खड़ा हुआ। तो इस वजह से अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर नाराज है एंड प्रिसाइसली जो बाइडेन साहब के ऊपर नाराज है। तो इसलिए इनका जो अप्रूवल रेटिंग है वो कम होते हुए जा रहा है। 2021 में 86% से 76% तक पहुंच गया। और एक इशू यह है दोस्तों, हिस्पैनिक्स आर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। हिस्पैनिक्स मतलब जो स्पेनिश डिसेंट का है, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इनका भी काफी सपोर्ट था जो बाइडेन के लिए। देखिए, प्रॉब्लम ये हुआ, इनका इमिग्रेशन से रिलेटेड एक इशू था, ये इशू को भी सॉल्व नहीं कर पाया मिस्टर जो बाइडेन अभी तक, तो इसलिए इनका भी जो सपोर्ट है धीरे धीरे कम हो रहा है मिस्टर जो बाइडेन के लिए। एंड लेटेस्ट एक पोल हुआ था, क्यूनिपियाक पोल, उसमें इनका जो सपोर्ट है डेमोक्रेट्स के लिए वो 26% था बस। एंड अगर जो बाइडेन का ओवरऑल रेटिंग देखोगे हिस्पैनिक्स की तरफ से केवल वो 33% है।
और रिसेंटली जितने भी सर्वे हुआ था ना, उससे सबसे कम अभी है 33%, और अब इलेक्शंस भी आने वाला है। तो हिस्पैनिक्स का जो डिसअपॉइंटमेंट है ये भी अफेक्ट कर सकता है मिस्टर जो बाइडेन को। फाइनली दोस्तों, ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। देखिए, ऑथर ऑफ द आर्टिकल श्रीधर कृष्णस्वामी ये बोल रहा है कि देयर इज नो डाउट दैट मिस्टर बाइडेन इज ए डिसेंट पर्सन, बट आजकल बाइडेन क्या कर रहा है, हर चीज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर डाल रहा है। मतलब देखिए, अमेरिका में जो इंटरनल इश्यूज है उसे डाइवर्ट करने के लिए वो हर चीज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर डाल रहा है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है देश में वो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की वजह से हो रहा है। इस तरह जो बाइडेन का आजकल स्टेटमेंट्स है, और ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इंटरनल इश्यूज बहुत है, इन्फ्लेशन काफी हाई हो चुका है, एंड रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की वजह से गैस प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पर देखिए, ऐसी बात नहीं है अमेरिका में कुछ तरक्की नहीं हुआ है। अमेरिकन इकोनॉमी में काफी सारे गेन्स हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा है। पर देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी में जो मेंबर्स है वो इन सारी चीजों का फायदा नहीं उठा पा रहा है। देखिए, इलेक्शंस के टाइम पर क्या है, एक पार्टी ने क्या किया उसका मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए, पर ये जो गेन्स इन द इकोनॉमी एंड जॉब मार्केट का भी ठीक से फायदा वो नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि ऐसे इश्यूज बहुत है जो डेमोक्रेटिक पार्टी को परेशान कर रहा है। ठीक है, एंड फॉरेन पॉलिसी barely makes a dent in American elections, for as the former speaker of House of Representatives said, all politics is local। देखिए, जितने फॉरेन पॉलिसी है ना अमेरिका का, वो उधर के इंटरनल इलेक्शंस में इतना मैटर नहीं करता। ऐसा रिसेंटली फॉर्मर स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला है। उन्होंने बोला ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। अमेरिका में जो पॉलिटिक्स है वो लोकल पॉलिटिक्स है। अमेरिका का इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है या फिर फॉरेन पॉलिसी क्या है, यह सब इंटरनल इलेक्शंस में मैटर नहीं करता। और बाइडेन जैसा एक पॉलिटिशियन जो अमेरिकन कॉरिडोर्स ऑफ पॉलिटिक्स में 4 डिकेड से शामिल है, उन्हें यह सारी चीजों के बारे में अच्छा आइडिया होना ही चाहिए। अगर नहीं है, इन सारी इश्यूज को वो इग्नोर करेंगे तो उनका फ्यूचर भी वीक है। तो दोस्तों, दैट्स इट। छोटा सा आर्टिकल था अमेरिकन पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग। बेसिकली जो मिड टर्म इलेक्शंस आने वाला है उसमें मिस्टर जो बाइडेन का पार्टी कैसे परफॉर्म करेंगे, उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है उसके बारे में। सो आई होप आपको दोनों आर्टिकल्स इंफॉर्मेटिव लगा हो। आप लोगों की सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।